नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा कस्टोडियल डेथ मामला, चंद्रशेखर रावण पहुंचे मृतक अरुण के घर। योगी सरकार से लेकर आगरा पुलिस पर बोला जुबानी हमला। रावण ने कहा, लोगों की हत्या करने वाले किस अधिकार से बैठे हैं कुर्सी पर। बसपा के पूर्व विधायक सूरजपाल का आकस्मिक निधन। फतेहपुर सीकरी से रह चुके थे विधायक। पूर्व विधायक सूरजपाल के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विशाल धर्मसभा का हुआ आयोजन। कमलानगर स्थित दाऊदी पार्क में हुई धर्मसभा आयोजित। बड़ी संख्या में भक्त रहे उपस्थित। विम्स हॉस्पिटल में बड़ा हादसा होने से टला। हॉस्पिटल की लिफ्ट अचानक भरभराकर फर्स्ट फ्लोर पर आकर गिरी। लिफ्ट में फंसे युवकों में मची चीख पुकार। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन का वार्षिक अधिवेशन किया गया आयोजित। अधिवेशन में प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल के यूनियन नेताओं और वर्करों ने लिया हिस्सा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर वार्षिक अधिवेशन में रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर की गई चर्चा। दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ पीड़ित महिला ने ली समाधि। पीड़ित महिला द्वारा समाधि लिए जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन में मचा हड़कंप। राज्य विभाग की टीम ने पीड़ित महिला से वार्ता कर जमीन की पैमाइश करना किया शुरू। आगरा के थाना सिकंदरा के बाइकों का मामला। बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। बूथ स्तरीय सेक्टर अध्यक्षों के साथ बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा। शंकराबाद के धमेना रोड पर हुआ कार्यक्रम। ईटा चौराहे के समीप सर्विस रोड बनने का कार्य एमएलसी व जनता ने रुकवाया। कहा, पहले नाले का होगा निर्माण। शिकोहाबाद नगर के ईटा चौराहे को लेकर प्रतापपुरा चौराहे की तरफ जाने वाली सर्विस रोड की स्थिति काफी बदहाल। एक दिवसीय जनपदीय स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में छात्राओं ने दी प्रस्तुति। शिकोहाबाद ज्ञानदीप स्कूल में हुआ एक दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम। विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने किया प्रतिभाग। फिरोजाबाद में स्कूटी का टायर फटने से सवार महिला की सड़क पर गिरने से हुई दर्दनाक मौत। पति हुआ गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस। थाना सिरसागंज क्षेत्र के NH2 के मलपुरा गांव के पास की घटना। फिरोजाबाद में एनपीएस शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाल व निजीकरण हेतु भारत छोड़ो निकाली पदयात्रा। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी फिरोजाबाद को सौंपा। गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विशाल धर्मसभा का आयोजन कमलानगर स्थित दाऊजी पार्क पर किया गया, जिन्हें सुनने के लिए शहर भर के भक्त उपस्थित रहे। भारत विश्व का हृदय है। यहाँ राम और कृष्ण के रूप में साक्षात जगदीश्वर अवतरित हुए हैं। भव्य भारत के बिना भव्य विश्व की संरचना संभव नहीं। यह उद्गार शुक्रवार को कमलानगर स्थित दाऊजी पार्क में सिकरवार परिवार द्वारा आयोजित धर्म सभा में गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने सैकड़ों श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए व्यक्त किए। चित्रण हमारे सनातन ग्रंथों में है, उससे आधुनिक जगत भी प्रभावित है, प्रेरित है और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। बुश महोदय जो अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार रह चुके थे, उनके पिताजी भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश महोदय दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले थे। उन्होंने एक संदेश विश्व स्तर पर प्रकाशित किया अपने बारे में। हिंदी में उसका अभिप्राय है कि ने कहा, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ। निश्चलानंद जी ने बताया कि विश्व के 52 से अधिक देशों में हिंदू रहते हैं। इनमें से 15 देश ऐसे हैं जो स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए तैयार हैं। अगर भारत भव्य हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्रासित हो, भारत की दिशाहीनता ना हो और भारत के हिंदुओं का तेज बढ़े, तो अन्य देशों के हिंदुओं को भी बल मिलेगा। मेरी पूर्ण आस्था है, परंतु आधुनिक विज्ञान ने सृष्टि संबंधी बाइबल की मान्यता
पर पानी फेर दिया, उतने अंशों में मैं बाइबल से सहमत नहीं। मैंने संकेत दिया, पूरे वैदिक वाल्मीकि की बात छोड़ दीजिए, श्रीमद् भगवद गीता में केवल 700 श्लोक हैं। उनके माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, संहति, निग्रह, अनुग्रह आदि का जो रहस्य प्राप्त है, वैज्ञानिक दिशा को प्राप्त कर सकते हैं, उसे चुनौती नहीं दे सकते। उन 700 श्लोकों की बात भी छोड़ दीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 9वीं सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से जो जगत गुरु ने चेताया कि एक और क्रिश्चियन और मुसलमान हिंदुओं को खाने को तैयार है, दूसरी ओर हिंदू घर से निकल ही नहीं आते, दूसरी ओर हिंदू घर से निकल कर ही नहीं आते। इस दशा में हिंदू को कौन बचाएगा? उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि वह अपने नाम के साथ सिंह, शर्मा, गुप्ता, अग्रवाल बोले, अपनी पहचान बताएं, उन्हें ईसाई मत बनाएं। जगत गुरु ने कहा कि सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न और सेवाभावी व्यक्ति की संरचना से ही भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि मठ मंदिरों के साथ ज्योति चेतना के केंद्रों को शिक्षा, रक्षा, सेवा, संस्कृति और मोक्ष का संस्थान बनाया जाए। भारत में सामंजस्य साधने की विधा के बल पर पूरे भव्य विश्व की संरचना में भव्य भारत का योगदान हो सकता है। भारत विश्व का हृदय है, क्योंकि साक्षात जगदीश्वर यहाँ श्री रामकृष्ण रूपों में अवतीर्ण होते हैं। भारत भव्य रूप से उद्भाषित होगा तो विश्व उसकी अनुकृति किए बिना नहीं रहेगा। हमने कोरोना के कारण 9 महीने का लगातार पुरी में निवास किया, लेकिन यांत्रिक विधा से विश्वास करके कई सम्मेलन हुए। लगभग 15 देश में हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित किया जा सकता है। यदि भारत की दिशाहीनता न हो, विभाजन के बाद का भारत भव्य हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित हो, कम से कम 15 देश विश्व में ऐसे हैं जो 1 साल की अवधि में स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सके। पूरे विश्व में 204 देश हैं और 52 से अधिक देशों में हिंदू निवास करते हैं। भारत को लेकर ही उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि ताजमहल तेजो महाआलय यानी शिवालय ही था, फिर यहाँ पर भगवा वस्त्र पहनकर प्रवेश पर प्रतिबंध क्यों है? सवाल पर उन्होंने कहा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी भगवाधारी है, इसका उत्तर वही बेहतर दे सकते हैं। धर्म सभा में महापौर नवीन जैन, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक राम प्रताप सिंह चौहान, भाजपा नेत्री डॉक्टर बीना लवानिया, आयोजक सिकरवार परिवार से ब्रजेश सिकरवार, सर्वेश सिकरवार आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन का अधिवेशन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। अधिवेशन में प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल के यूनियन नेताओं और वर्करों ने हिस्सा लिया। वार्षिक अधिवेशन में रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन का अधिवेशन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन स्थान पर आयोजित किया गया। अधिवेशन में प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल के यूनियन नेताओं और वर्करों ने हिस्सा लिया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष GS मिश्रा का कहना था कि सरकार के सामने कई मांगों को रखा गया। रेल मंत्री से भी इस संबंध में बातचीत हुई। रेल मंत्री ने साफ कर दिया है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, अन्य मांगों को भी पूरा किया जाएगा। अधिवेशन है, यहाँ पर वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और इस मीटिंग में हमारे सभी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के झांसी मंडल, इलाहाबाद मंडल और आगरा मंडल के इसके महामंत्री हमारे RD यादव जी भी यहाँ पर हैं और सभी केंद्र के पदाधिकारी भी हैं। यहाँ पर आज मौद्रीकरण पर, निजीकरण पर, निगमीकरण पर, जो पुरानी पेंशन बहाली है, इन सब सवालों पर लेकर के चर्चा होगी। जो मांगे हमारी अभी हम लोगों ने पारित की हैं उनके बारे में चर्चा होगी फेडरेशन की,
और हमें आशा है कि भारत सरकार टकराव का रास्ता नहीं अपनाएगी। जैसे अभी रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम कोई भी निजीकरण करने वाले नहीं हैं और जो भी करेंगे वो देश हित में करेंगे, रेल कर्मचारी हित में करेंगे और अपने जो उपभोक्ता हैं उनके हित में करेंगे। और निजीकरण जो है वो जो ये हवा फैलाई जा रही है वो रेलवे का निजीकरण नहीं होने वाला है। देखिए, हमारी ये NCRMO की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जो हर 3 महीने बाद होती है। देखिए, कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से हमारी मीटिंग थोड़ी देर हो गई। इससे हमारे संगठन के मामले में क्या बातें हो रही हैं, उस संगठन के मामले पर चर्चा की जाती है, उससे निर्णय लिए जाते हैं। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा जो जांच की जाती है, प्रशासन का जो कर्मचारियों के विरुद्ध जितनी बातें होती हैं उस पर हम फैसला करते हैं कि क्या हमें इनके खिलाफ क्या करना चाहिए। जैसे रनिंग कर्मचारियों के पक्ष को खत्म करने का मामला है या 1% मैन पावर खत्म करने की बात है। स्टेशन मास्टरों के जो ड्यूटी वर्क के मामले हैं, स्टेशन मास्टर्स के जो है पैनल वर्किंग है, वहाँ 2 स्टेशन मास्टर होने का मामला है। इसी तरह से जो ट्रैक मेंटेनर्स हैं उनसे टट्टी उठवाई जहाँ टट्टी पड़ी जाती है उत्पादन उठवा करके काम कराया जाता है। जो कैटल रन ओवर हो जाते हैं उनको उठाने का मामला है। तो ये सब मामले जो है तय किए जाते हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी RD यादव ने बताया कि तमाम समस्याएं सरकार के सामने रखी गई हैं। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन के वार्षिक अधिवेशन में बड़ी संख्या में वर्करों ने हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय नेताओं का स्वागत भी किया गया। खेत में महिला के समाधि लिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित महिला द्वारा समाधि लिए जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जहां पर राज विभाग की टीम ने पीड़ित महिला से वार्ता की और उसकी जमीन की पैमाइश करना शुरू कर दिया। आगरा के थाना सिकंदरा के बाईपुर का मामला। खेत में महिला के समाधि लिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित महिला द्वारा समाधि लिए जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जहां पर राज विभाग की टीम ने पीड़िता महिला से वार्ता की और उसकी जमीन की पैमाइश करना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि जब उसकी जमीन की शिकायत और उसे दबंगों से मुक्त बनाने की गुहार पर किसी ने सुनवाई नहीं की तो उसने अपनी ही जमीन में समाधि लेने का निर्णय लिया था और उसने समाधि ले ली। पीड़ित महिला का कहना है कि यह खेत उसका है और उस पर अश्वनी यादव ने कब्जा कर रखा है। जब वो खेत के काम करने आती थी तो उसे मार कर भगा देता था। पिछले 4 साल से वो अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने अपनी जमीन में समाधि ले ली। पीड़ित महिला का कहना है कि आज प्रशासन उसकी पूरी पेट की सफाई कर रहा है। बस पैमाइश के बाद उसकी जमीन उसकी हो जाएगी। इसके बाद दबंगों के खिलाफ शिकायत दी थी कि जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। पिछले 4 साल से दबंगों ने उसे अपने खेत में काम तक नहीं करने दिया। भूमाफियाओं द्वारा अपने ही खेतों पर कब्जे के विरोध में समाधि लेने वाली प्रेमलता जी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी घंटे तक ये ज़मीन के अंदर ही रहीं। उसके बाद में अब प्रशासनिक अमला जगह है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर राजस्व और पुलिस के अधिकारी पहुँचे और इनके खेत की पैमाइश भी कराई जा रही है। प्रेमलता से ही जानेंगे कि क्या ये पूरा मसला था और आपको समाधि लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी। 4 साल से मैं अधिकारियों के चक्कर काट रही थी। जो बार बार आके मेरी दीवार तोड़ जाते हैं। खेत में लगवाती हूँ तो मेड़ तोड़ती हूँ, बनाती हूँ तो मेड़ तोड़ देते हैं। मैंने नपवा के दीवार JCB से खुदवाई और फिर जो कल आके जो सवरे भाई कर्नल अश्वनी कुमार, शांत कुमार, सुरेंद्र, गजेंद्र और जे प्रवीण, ये सवरे भाई ने मिल के भतीजे ने कल फिर मेरी बंद करा दी। तब वो समाधि लेनी पड़ी। मनी अब मैं तो मराऊंगी बच्चा सब। तो इतने दिनों से आप अधिकारियों चक्कर लगा रहे थे? 4 साल से 4 साल कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सुनवाई नहीं है। अब यहाँ पर अधिकारी आए हैं, प्रशासन पुलिस के भी अधिकारी हैं। उम्मीद है अब नाप कर रहे हैं। अब आए वही नाप कर रहे हैं खेत की। अब संतुष्ट है जो कार्रवाई हो रही है? हाँ, कार्रवाई है जाएगी, संतुष्ट रहूंगी। कहीं ना कहीं समझा जा सकता है 4 साल से प्रेमलता पूरी तरह से परेशान थी और कहीं ना कहीं दर की ठोकरें प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के यहाँ खा रही थी। अब मीडिया में ये खबर सुर्खियां बनने के बाद में कहीं ना कहीं प्रशासन की नींद जगी है और यहाँ पर प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे। प्रेमलता की ज़मीन की यहाँ पर पैमाइश कराई जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अधिकारी हैं, यहाँ पर लेखपाल तमाम राजस्व से जुड़े अधिकारी हैं जो इनकी जो ज़मीन है
जिसे यहाँ पर नींव खोदी गई थी, उसके बाद में बताया जा रहा है भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा कर लिया था। अब इस ज़मीन की पैमाइश कराई जा रही है। मेरे सामने आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आपको पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी नज़र आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौके पर पहुँचे, कोई विवाद की स्थिति ना हो, कहीं ना कहीं भूमाफिया फिर यहाँ पर दबंगई ना दिखाए, इसे लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रेमलता की ज़मीन की पैमाइश कराई जा रही है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ विकास यादव। शमशाबाद कस्बे में बहुजन समाज पार्टी के 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बूथ स्तर नियुक्त किए गए सेक्टर प्रभारियों की बैठक ली गई और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। त्योहारी सीजन के बाद आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बजने वाला है, जिसे लेकर पार्टियां लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर पर जाकर संवाद स्थापित करने में लगी हैं। बूथ स्तर पर मजबूती को लेकर बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। पार्टी पदाधिकारी लगातार बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कार्य कर रहे हैं। शुक्रवार को धमेना रोड स्थित प्रकाश गार्डन में बहुजन समाज पार्टी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें विधानसभा के 17 सेक्टरों से सेक्टर अध्यक्षों के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। मजबूत किया जा रहा है। ये हमारे बूथ और सेक्टर की जो टीमें हैं, ये प्रशिक्षण है उन सभी के लिए। आगामी जो इलेक्शन है, हमारा लक्ष्य है 100% बूथों से हमारे संगठन जीत के आए, बहुजन समाज पार्टी जीत के आए। क्या कुछ निर्देश है गांव में, किस तरीके से जो पार्टी की नीतियाँ हैं तो उनको कुछ बताने के लिए लोगों को कहा गया है, किस तरीके से गाइड किया गया है? देखिए, हमारे सभी लोग आज जो यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी देर से चर्चा पर चर्चा रही है, हाजिरी हुई है और सभी लोगों को समझाया गया है कि जो लक्ष्य है उसको देखते हुए हमको काम करना है। कितने सेक्टर और कितने सेक्टर बनाए गए हैं पार्टी की तरफ से? देखिए, आज 17 सेक्टर का एक कैडर है और उसके बाद 17 सेक्टर का दोबारा कैडर। कहानी क्या लगता है, किस तरीके का जनता का रुझान का? हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे फतेहाबाद। हमारी पार्टी का, बसपा पार्टी का 1 दिवसीय कैडर कैंप था, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। उनको बताया गया था कि 2022 विधानसभा की चुनाव की तैयारी के बारे में अवगत करा गया था। अपना बूथ मजबूत रखना है, यह सभी अपने कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। कितने सेक्टर बनाए गए हैं? हमारे विधानसभा में 35 सेक्टर है और आज हमने सिर्फ शमशाबाद ब्लॉक का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया है। भारी तादाद में कार्यकर्ता आए हुए हैं, सभी में जोश भरा हुआ है। और 22 में क्या लगता है? 22 में हमारी सरकार बनेगी और चुनाव भी जीतेगी। धन्यवाद। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर गोरेलाल जाटव रहे। पार्टी पदाधिकारियों ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर उनमें जोश भरा। साथ ही फतेहाबाद विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी शैलू जादव ने बताया कि आने वाले चुनाव में बसपा का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मजबूती से काम करेगा। इसके अलावा बसपा प्रत्याशी ने आगामी विधानसभा चुनाव में फतेहाबाद विधानसभा से सर्व समाज के समर्थन से जीत दर्ज कराने का दावा किया है, जिसे लेकर प्रत्याशी शैलू जादौन द्वारा फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर लोगों के जनसंपर्क किया जा रहा है। सरकार द्वारा दी जाने वाली ऋण योजनाओं में गति लाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कैनरा बैंक में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस दौरान वित्त मंत्रालय वित्त सेवा विभाग के द्वारा भारतीय आर्थिक क्षेत्र एवं सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में धीमी ऋण प्रवाह के अंतर्गत गति प्रदान करने को लेकर तमाम सुझाव दिए गए। मैं सीडीओ आगरा बोल रहा हूँ। आज आगरा में लोन का बहुत बड़ा लोन मेला आयोजित किया है। इसमें 24 बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है। कैनरा बैंक इसमें लीड बैंक है। आज का प्लान है कम से कम वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन वर्थ ऑफ 202 करोड़ का लोन हम लोग दे रहा है। इसमें मुद्रा का लोन है, NRLM का महिला स्वयंसेवक समूह का लोन है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स का लोन है, कृषि का लोन है, दूध उत्पादन का है, मछली पालन का है। इसी तरह का कई प्रकार का लोन का एक साथ हम लोग जोड़ कर जो भी एप्लीकेशन था उसकी समय सीमा के अंदर गुणवत्ता रूप में डिस्पोज कराकर आज हम लोग 200 करोड़ के अधिक से लोन आज वितरण कर रहा है। और भी हमारा टारगेट है इस साल के अंदर इस वित्तीय वर्ष में हम जो भी करना है वो हम लोग जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे। आज का इधर आगरा डिस्ट्रिक्ट का क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है। उसमें अभी तक हमारा 202 करोड़ का लोन का सैंक्शन हो गया है। इसमें आगरा डिस्ट्रिक्ट का जो CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो थोड़ा कम है, अभी 62% में है। ये बढ़ाने के लिए और हमारा आज का इधर का लक्ष्य है
कि जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके जानकारी हमारा जो पब्लिक है उसके लिए दे देंगे। उसके अलावा एक कोविड की वजह से कुछ लॉकडाउन हो गया है, सो लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने के लिए और उसका जानकारी करने के लिए आगरा डिस्ट्रिक्ट में आज इधर कैनरा बैंक, लीड बैंक के हिसाब से लोन आउटरीच प्रोग्राम हमने रखे हैं। इसमें ज़्यादा हमारा लोन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उसके अलावा हमारा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम DAC का सभी का उनका अधिकारियों आके उनका स्कीम के बारे में एक्सप्लेन भी करेंगी ताकि वो पब्लिक के लिए और ग्राहकों के लिए लोन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और उसके बहुत ज़्यादा सब्सिडी स्कीम भी है, इंटरेस्ट कंसेशन भी है, वो भी हमारा इस मेला में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसको ज़्यादा लोन देने के लिए हम उधर फैसिलिटेशन कर देंगे। फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। शिकोहाबाद नगर के एटा चौराहे को लेकर प्रतापपुरा चौराहे की तरफ जाने वाली सर्विस रोड कई महीनों से बदहाल स्थिति में है। जब इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप यादव को हुई तो उन्होंने वहां पहुंचकर अधिकारियों से बात कर सबसे पहले नाला निर्माण कराने की बात कही। MLC का कहना था कि सबसे पहले नाले का निर्माण कराया जाए, क्योंकि जब तक नाले का निर्माण नहीं होगा तब तक सड़क बनने का कोई फायदा नहीं। शिकोहाबाद नगर के एटा चौराहे को लेकर प्रतापपुरा चौराहे की तरफ जाने वाली सर्विस रोड कई महीनों से बदहाल स्थिति में चल रही है। शुक्रवार को NHI के अधिकारियों द्वारा सर्विस रोड के डामरीकरण के लिए कार्य शुरू किया गया था। जब इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप यादव को हुई तो उन्होंने वहां पहुंचकर अधिकारियों से बात कर सबसे पहले नाला निर्माण कराने की बात कही, जिस पर NHI के अधिकारियों द्वारा नाला निर्माण उनके द्वारा न कराए जाने की बात कहते हुए केवल सर्विस रोड का निर्माण व डामरीकरण ही करने की बात कही। जिसके बाद NHI के सीनियर इंजीनियर संजय काले तथा MLC के मध्य काफी देर तक हॉट टॉक हुई। साथ ही दिलीप यादव ने उनको नाले में उतारने तक की धमकी दे डाली, साथ ही कार्यों को रुकवा दिया। MLC का कहना था कि सबसे पहले नाले का निर्माण कराया जाए, क्योंकि जब तक नाले का निर्माण नहीं होगा तब तक सड़क बनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नाला नीचा होने से जल भराव की स्थिति फिर से पैदा हो जाएगी तथा सड़क फिर से गड्ढों में तब्दील हो जाएगी। यहाँ ये मालूम पड़ा ये काम शुरू कर रहे हैं। एटा चौराहे पे हम लोगों ने 1 महीने पहले लगभग धरना दिया था, तो यहाँ जो सर्विस लाइन है NHI वालों नहीं बनाई। IRB पर टेंडर है, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी IRB की है। तो हमने यहाँ बस्ती के लोगों का सबका कहना है, हम भी इनके सबके साथ हैं कि पहले नाली बने, नाला बने, नाले में पानी की निकासी हो, उसके बाद हम यहाँ सड़क बने। अभी सड़क बना देंगे, सड़क टूट जाएगी 15 दिन में 10 दिन में, पानी उसके ऊपर आ जाएगा। बरसात का पानी और बस्ती का पानी निकलने का रास्ता है ही नहीं। और आप टोल पूरा ले रहे हैं, पैसा पूरा ले लिया NHI ने, IRB को पूरा पैसा दे दिया है। इनकी पूरी जिम्मेदारी है, ये बनाया नगर पालिका बना, हमसे क्या मतलब, पब्लिक से क्या मतलब है? पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के हित में लगना चाहिए। और यहाँ टोल ले रहे हैं, दोनों जगह पूरा टोल ले रहे हैं। सड़क सही नहीं है, रास्ता सही नहीं, लोग गिर रहे हैं। यहाँ पर बस्ती वाले गिर जाते हैं, बेटियां गिर जाती हैं, बहुएं गिर जाती हैं, बच्चे पढ़ने वाले गिर जाते हैं। कौन जिम्मेदार होगा? इस गंदगी की वजह से मोहल्ले में डेंगू फैल रहा है। डेंगू में लोग हजारों लाखों रुपया अस्पताल में दे रहे हैं, इलाज कराने में दे रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसीलिए हम लोग यहाँ काम रुकवा दिया, बैठे हैं सभी लोग। संजय कौले IRB का अधिकारी वो भी बैठे, हमने इनसे कहा है हम तो पानी में बैठा लेंगे, हम भी बैठेंगे तुम्हारे साथ, महिलाएं सब बैठेंगी। जब पहले नाली बनाइए तब ये सड़क बनाएंगे, वरना यहाँ काम नहीं चलने देंगे।
इधर विधान परिषद सदस्य दिलीप यादव अन्य सपा कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठे एवं उनके साथ में आसपास के मोहल्लों की महिलाएं व अन्य लोग भी आकर धरने में शामिल हो गए। एमएलसी का कहना था कि जनहित में लोगों की सुविधा को देखते हुए पहले नाला निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, इसके बाद ही सड़क बनाई जाए। वहीं एनएचआई के सीनियर इंजीनियर संजय काले का कहना था कि नाले का निर्माण नगर पालिका के अधीन आता है, जिसे वह नहीं करवाएंगे। इस सर्विस रोड के नाले का निर्माण नगर पालिका को कराना चाहिए। ये कौन बनाएगा नाली? अब ये हाईवे का पानी का निकासी का जवाबदारी हाईवे की रहती है, तो जो नाला बना है तो हाईवे के लिए है। अभी जो गांव का पानी आ रहा है वो गांव का पानी की निकासी के लिए नगर पालिका नाला बना रही है, अभी तक तो बनाया नहीं है। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हमने एस्टीमेट फॉरवर्ड किया है, एस्टीमेट अप्रूव होने के बाद में हम नाला बनाएंगे। आईआरबी नहीं बनाएगी इसे नाला के? आईआरबी जो नाला बना है उसको ही मेंटेन करेगी। वहीं एनएचआई के अधिकारियों द्वारा अपने सीनियर अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी दे दी गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव डॉक्टर मनोज यादव के अलावा अतुल सिकेरा, सभासद पंचम सिंह उर्फ पंछी यादव के अलावा मोहल्ले के पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। फिरोजाबाद में स्कूटी का टायर फटने से सवार महिला की सड़क पर गिरने से मौत हो गई। वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस शिकोहाबाद लेकर आई। थाना सिरसागंज क्षेत्र के NH 2 के गांव मलापुर गांव की घटना। फिरोजाबाद में स्कूटी का टायर फटने से सवार महिला की सड़क पर गिरने से हुई दर्दनाक मौत। आपको बता दें कि फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के NH 2 का गांव मलपुरा के पास भिंड से शिकोहाबाद आ रहे स्कूटी सवार पति पत्नी की अचानक स्कूटी का टायर फटने से सवार महिला की सड़क पर गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। स्कूटी से कहीं जा रहे थे अपने घर पर और इनका कहीं हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है। ये हमारे यहाँ 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लाए गए, जिसमें महिला मृत पाई गई और उनके पति का एक पैर में फ्रैक्चर है। उनको हमने जिला अस्पताल के लिए फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस व पुलिस ने दोनों लोगों को शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल पति को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल फिरोजाबाद में भेज दिया। आगरा जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर गांव पट्टी पचगाई पीने के लिए पानी को तरस रहा है। गांव पट्टी पचगाई में ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जो पानी मिल रहा है वह पीने लायक नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता सोनवीर सिंह ने गांव पट्टी पचगाई में जाकर पानी की समस्या का जायजा लिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आगरा जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर गांव पट्टी पचगाई पीने के लिए पानी को तरस रहा है। गांव के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण प्रभावित गांव में विकलांग बच्चे, बुजुर्गों के पैरों में दर्द, नई उम्र में युवा भी बुजुर्ग जैसा खुद को महसूस करने लगे हैं। इसके लिए योगी सरकार ने एक मोटा बजट खर्च किया। 4.5 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करके गांव में एक पानी की टंकी बनाई, जिससे प्रभावित तकरीबन 4 गांवों को पानी सप्लाई देने की बात कही गई थी। लेकिन आज भी गांव पट्टी पचगाई में ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा। जो मिल रहा है वह भी पीने लायक नहीं है। हमारे गाँव में फ्लोराइड के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, पर लेकिन उस समस्या का निजात दिलाने के लिए सरकार वालों ने पानी की व्यवस्था करने की कोशिश की थी और उन्होंने ये काम किया भी था। उन्होंने खेड़े से लेकर हमारे गांव तक पानी पाइपलाइन बिछाई, पर लेकिन उस पानी से आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाया, क्योंकि जो पानी आ रहा है वहाँ से उस पानी में बहुत सारा कीटाणु वगैरह आ रहे हैं, कुछ पीने लायक पानी तो है ही नहीं बिल्कुल भी वो। तो आज अब कैसे पी रहे हैं आप लोग? यहाँ पानी कैसे पीते हैं? वो तो जैसे पहले चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है। इस पानी को तो कोई पी नहीं रहा है, खाली बर्तन धोने के योग्य जैसा भी है वैसे यूज़ में ला रहे हैं। पीने तो कोई यूज़ नहीं कर रहा है इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ से वो आ रहा है। हमने कई बार कह रखी है, प्रधान से भी कह रखी है, वो बोल रहे हैं उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। आप ऊपर जाके बोलो, ऊपर किसे जाके बोलें? कहाँ रहते हैं आप? कौन सा गाँव? पट्टी पचगाई घड़ी ठाकुरदास। आपके यहाँ पानी की समस्या है, तो अब ऐसे में क्या निजात मिली है आप लोगों को? पानी आता है पर थोड़ा थोड़ा आता है। नल में उनके नल उन्हें मिलवाया आता ही नहीं है बिल्कुल। पानी कैसा है आपके यहाँ? पानी तो फ्लोराइड है, वाई नाट है, सब टेढ़े में दर्द है, घोटू सब चीज़ है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक योजना लाई गई थी आपके गांव के लिए, तो क्या उसका कोई असर हुआ है? नहीं, कोई असर नहीं है। तो आपके गांव में एक टंकी बनाई गई है आप लोगों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए, उसका लाभ मिल रहा है? नहीं, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। पानी चालू हो गया? टंकी चालू तो हो गई, पर पानी आया कहाँ नल में? नहीं आता है। मान लो आता भी है तो कैसा आता है? अरे कभी कभार आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, गंदा आता है। कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं टंकी का।
कल विधायक जी ने भी कहा है कि मतलब पानी की समस्या से निजात मिली है जो गांव प्रभावित। नहीं कुछ नहीं मिला है। यहाँ क्या है? नहीं, कोई विधायक जी ने कुछ नहीं मिला। वहाँ बैठे कह लीजिए भी नहीं मिले, यहाँ तो कुछ भी ना आया हो ना मिला हो। कितने गांव प्रभावित हैं आप लोगों के यहाँ? हमारा तो पीड़ित हमारा ही काम ज़्यादा है। और कितने गांव? 2-3 गांव बताते हैं कौन कौन? ये पचेगा ही खेड़ा, ये तीनों गाँव में कहीं यहाँ परेशानी है। हमारे यहाँ परेशानी पहुँच जाए सोसाइटी। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता सोनवीर सिंह ने गांव पट्टी पचगाई में जाकर पानी की समस्या का जायजा लिया तो ज्यादातर लोगों का गुस्सा देखने को मिला। लोगों का कहना था कि उनके गांव में आज भी पानी की समस्या खत्म नहीं हुई है। गरीब लोगों को आज भी फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी है आगरा के पट्टी पचगाई गांव में, जहां हम आपको एक ऐसी समस्या से रूबरू कराएंगे जो बरसों पुरानी है। यहां के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं और पिछले कई दशकों से ये समस्या यहां बनी हुई है। लोगों को इसकी वजह से बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे भी दिव्यांग पैदा होते हैं। यहां लोगों को इस पानी से राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां सरकार की 4.5 करोड़ रुपए की एक योजना के तहत टंकी बनवाई गई और टंकी से जो पानी आज मिल रहा है, लोग इस पानी को लेकर क्या बोले हैं, लोगों से हमने बातचीत की है और जानने का प्रयास किया है कि आखिर 4.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से तैयार हुई टंकी का पानी अब लोगों को कितनी राहत दे रहा है। अपने साथी योगेंद्र चौधरी के साथ सोनवीर, मून न्यूज, आगरा। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा मिशन शक्ति के तहत 1 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम शुक्रवार को ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा मिशन शक्ति के तहत 1 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम शुक्रवार को ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभागी छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का दर्शन कर खूब तालियां बटोरी। प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनी यादव, जिला युवा कल्याण अधिकारी विकास यादव ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। के अंदर किस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? ज्ञानदीप में आज युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो जिला में इसके युवा कल्याण का जो प्रकोष्ठ है उसके द्वारा यहाँ पर जनपद में ग्रामीण और शहरी हर प्रकार के बच्चे स्कूलों से आ रहे हैं, वैसे भी आ रहे हैं और इनकी प्रतियोगिताएं हैं जो टोटली भारतीय लोक नृत्य, लोक संगीत, वोकल, वादन, राग और इन्हीं चीज़ों पर आधारित है। इसके बाद ये बच्चे डिस्ट्रिक्ट पर अगर चयनित होते हैं तो मंडल पे और मंडल पर चयनित होते हैं तो जोन पे और इसके बाद प्रदेश स्तर तक जाएंगे। हर साल ये प्रतियोगिताएं होती हैं। बड़ा सौभाग्य कि पिछले 4 वर्षों से ज्ञानदीप में ये प्रतियोगिताएं होती। ज्ञानदीप में ये युवा उत्सव कार्यक्रम है। इसमें 15 से 29 वर्ष की युवक युवतियाँ विभिन्न विधाओं में, इसमें 18 विधाएं निर्धारित हैं, उसमें प्रतिभाग किया गया है। इसमें जो विजयी प्रतिभागी हैं ये मंडल, जोन, स्टेट और नेशनल तक का इसमें व्यवस्था है। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतियोगिताएं होती हैं जो प्रत्येक वर्ष 12 से 15 जनवरी के बीच में करवाई जाती हैं। तो इन लोगों को एक अच्छा प्लेटफार्म उपलब्ध हो जाता है ताकि ये अपने क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकें। सर, कितने स्कूल प्रतिभाग कर रहे हैं इसमें? सर, इसमें बच्चों को लगभग 100 बच्चों का हमने एस्टीमेट बनाया था। तो लगभग 125 से लेकर 150 तक बच्चे हमारे हो जाएंगे और चूँकि एक विधा में एक ही टीम या एक ही सेलेक्ट होगी, उनको कुछ इस तरीके के वितरण किया जाएगा। जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यक्रम में लोक नृत्य, लोकगीत, एकांकी, क्लासिकल वोकल, कर्नाटक वोकल, सितार वादन, बांसुरी वादन आदि प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। दर्शकों ने प्रतिभागियों की प्रतिभा पर तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। विद्यालय की निर्णायक मंडल में वर्षा पांडे और डॉक्टर सिमरानी उपस्थित रहीं। विजयी प्रतिभागों को जिला युवा कल्याण अधिकारी ने उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी रामवरण, मोहित यादव और योगेश उपाध्याय के अलावा विभिन्न विद्यालयों से छात्राओं के साथ आई शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। वहीं कार्यक्रम का संचालन के गुप्ता ने किया। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे के बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा कस्टोरियल डेथ मामला, चंद्रशेखर रावण पहुंचे मृतक अरुण के घर। योगी सरकार से लेकर आगरा पुलिस पर बोला जुबानी हमला। रावण ने कहा, लोगों की हत्या करने वाले किस अधिकार से बैठे हैं कुर्सी पर। बसपा के पूर्व विधायक सूरजपाल का आकस्मिक निधन। फतेहपुर सीकरी से रह चुके थे विधायक। पूर्व विधायक सूरजपाल के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विशाल धर्मसभा का हुआ आयोजन। कमलानगर स्थित दाऊजी पार्क में हुई धर्मसभा आयोजित। बड़ी संख्या में भक्त रहे उपस्थित। विम्स हॉस्पिटल में बड़ा हादसा होने से टला। हॉस्पिटल की लिफ्ट अचानक भरभराकर फर्स्ट फ्लोर पर आकर गिरी। लिफ्ट में फंसे युवकों में मची चीख पुकार। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन का वार्षिक अधिवेशन किया गया आयोजित। अधिवेशन में प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल के यूनियन नेताओं और वर्करों ने लिया हिस्सा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर वार्षिक अधिवेशन में रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर की गई चर्चा। दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ पीड़ित महिला ने ली समाधि। पीड़ित महिला द्वारा समाधि लिए जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन में मचा हड़कंप। राज्य विभाग की टीम ने पीड़ित महिला से वार्ता कर जमीन की पैमाइश करना किया शुरू। आगरा के थाना सिकंदरा के बाइकों का मामला। बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। बूथ स्तरीय सेक्टर अध्यक्षों के साथ बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा। शंकराबाद के धमेना रोड पर हुआ कार्यक्रम। एटा चौराहे के समीप सर्विस रोड करने का कार्य एमएलसी व जनता ने रुकवाया। कहा, पहले नाले का होगा निर्माण। शिकोहाबाद नगर के एटा चौराहे को लेकर प्रतापपुरा चौराहे की तरफ जाने वाली सर्विस रोड की स्थिति काफी बदहाल। एक दिवसीय जनपदीय स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में छात्राओं ने दी प्रस्तुति। शिकोहाबाद ज्ञानदीप स्कूल में हुआ एक दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम। विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने किया प्रतिभाग। फिरोजाबाद में स्कूटी का टायर फटने से सवार महिला की सड़क पर गिरने से हुई दर्दनाक मौत। पति हुआ गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस। थाना सदन क्षेत्र के NH2 के मलपुरा गांव के पास की घटना। फिरोजाबाद में एनटीए शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाल व निजीकरण हेतु भारत छोड़ो निकाली पदयात्रा। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी फिरोजाबाद को सौंपा। गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विशाल धर्मसभा का आयोजन कमलानगर स्थित दाऊजी पार्क पर किया गया, जिन्हें सुनने के लिए शहर भर के भक्त उपस्थित रहे। भारत विश्व का हृदय है। यहाँ राम और कृष्ण के रूप में साक्षात जगदीश्वर अवतरित हुए हैं। भव्य भारत के बिना भव्य विश्व की संरचना संभव नहीं है। यह उद्गार शुक्रवार को कमलानगर स्थित दाऊजी पार्क में सिकरवार परिवार द्वारा आयोजित धर्म सभा में गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने सैकड़ों श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए व्यक्त किए। चित्रण हमारे सनातन ग्रंथों में है, उससे आधुनिक जगत भी प्रभावित है, प्रेरित है और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। बुश महोदय जो अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार रह चुके थे, उनके पिताजी भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश महोदय दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले थे, तो उन्होंने एक संदेश विश्व स्तर पर प्रकाशित किया अपने बारे में। हिंदी में उसका अभिप्राय है कि निश्चलानंद जी ने बताया कि विश्व के 52 से अधिक देशों में हिंदू रहते हैं। इनमें से 15 देश ऐसे हैं जो स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए तैयार हैं। अगर भारत भव्य हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्रासित हो, भारत की दिशाहीनता ना हो और भारत के हिंदुओं का तेज बढ़े, तो अन्य देशों के हिंदुओं को भी बल मिलेगा। परंतु आधुनिक विज्ञान ने सृष्टि संबंधी बाइबल की मान्यता
पर पानी फेर दिया। उतने अंशों में मैं बाइबल से सहमत नहीं। मैंने संकेत दिया पूरे वैदिक वाल्मीकि की बात छोड़ दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में केवल 700 श्लोक उनके माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, शांति, निग्रह, अनुग्रह आदि का रहस्य प्राप्त है। वैज्ञानिक दिशा को प्राप्त कर सकते हैं, उसे चुनौती नहीं दे सकते। उन 700 श्लोकों की बात भी छोड़ दीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 9वीं सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से जो जगत गुरु ने चेताया कि एक और क्रिश्चियन और मुसलमान हिंदुओं को खाने को तैयार है, दूसरी ओर हिंदू घर से निकल ही नहीं आते, दूसरी ओर हिंदू घर से निकल कर ही नहीं आते। इस दशा में हिंदू को कौन बचाएगा? उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि वह अपने नाम के साथ सिंह, शर्मा, गुप्ता, अग्रवाल बोले, अपनी पहचान बताएं, उन्हें ईसाई मत बनाएं। जगत गुरु ने कहा कि सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न और सेवाभावी व्यक्ति की संरचना से ही भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि मठ मंदिरों के साथ ज्योति चेतना के केंद्रों को शिक्षा, रक्षा, सेवा, संस्कृति और मोक्ष का संस्थान बनाया जाए। पूरे भव्य विश्व की संरचना में भव्य भारत का योगदान हो सकता है। भारत विश्व का हृदय है, क्योंकि साक्षात जगदीश्वर यहाँ श्री रामकृष्ण रूपों में अवतीर्ण होते हैं। भारत भव्य रूप से उद्भाषित होगा तो विश्व उसकी अनुकृति किए बिना नहीं रहेगा। हमने कोरोना के कारण 9 महीने का लगातार पुरी में निवास किया, लेकिन यांत्रिक विधा से विश्वास करके कई सम्मेलन हुए। लगभग 15 देश में हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित किया जा सकता है। यदि भारत की दिशाहीनता न हो, विभाजन के बाद का भारत भव्य हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित हो, कम से कम 15 देश विश्व में ऐसे हैं जो 1 साल की अवधि में स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सके। पूरे विश्व में 204 देश हैं और 52 से अधिक देशों में हिंदू निवास करते हैं। भारत को लेकर ही उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि ताजमहल तेजो महालय यानी शिवालय ही था। फिर यहाँ पर भगवा वस्त्र पहनकर प्रवेश पर प्रतिबंध क्यों है? सवाल पर उन्होंने कहा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी भगवाधारी है। इसका उत्तर वही बेहतर दे सकते हैं। धर्म सभा में महापौर नवीन जैन, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक राम प्रताप सिंह चौहान, भाजपा नेत्री डॉक्टर बीना लवानिया, आयोजक सिकरवार परिवार से ब्रजेश सिकरवार, सर्वेश सिकरवार आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन का अधिवेशन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। अधिवेशन में प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल के यूनियन नेताओं और वर्करों ने हिस्सा लिया। वार्षिक अधिवेशन में रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन का अधिवेशन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन स्थान पर आयोजित किया गया। अधिवेशन में प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल के यूनियन नेताओं और वर्करों ने हिस्सा लिया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष GS मिश्रा का कहना था कि सरकार के सामने कई मांगों को रखा गया। रेल मंत्री से भी इस संबंध में बातचीत हुई। रेल मंत्री ने साफ कर दिया है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, अन्य मांगों को भी पूरा किया जाएगा। अधिवेशन है, यहाँ पर वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और इस मीटिंग में हमारे सभी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के झांसी मंडल, इलाहाबाद मंडल और आगरा मंडल के इसके महामंत्री हमारे RD यादव जी भी यहाँ पर हैं और सभी केंद्र के पदाधिकारी भी हैं। यहाँ पर आज मौद्रीकरण पर, निजीकरण पर, निगमीकरण पर, जो पुरानी पेंशन बहाली है, इन सब सवालों पर लेकर के चर्चा होगी। जो मांगे हमारी अभी हम लोगों ने पारित की हैं उनके बारे में चर्चा होगी फेडरेशन की।
और हमें आशा है कि भारत सरकार टकराव का रास्ता नहीं अपनाएगी। जैसे अभी रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम कोई भी निजीकरण करने वाले नहीं हैं और जो भी करेंगे वो देश हित में करेंगे, रेल कर्मचारी हित में करेंगे और अपने जो उपभोक्ता हैं उनके हित में करेंगे। और निजीकरण जो है वो जो ये हवा फैलाई जा रही है वो रेलवे का निजीकरण नहीं होने वाला है। देखिए, हमारी ये NCRO की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जो हर 3 महीने बाद होती है, लेकिन कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से हमारी मीटिंग थोड़ी देर हो गई, जिससे हमारे संगठन के मामले में क्या बातें हो रही हैं, उस संगठन के मामले पर चर्चा की जाती है, उससे निर्णय लिए जाते हैं। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा जो जांच की जाती है, प्रशासन का जो कर्मचारियों के विरुद्ध जितनी बातें होती हैं उस पर हम फैसला करते हैं कि क्या हमें इनके खिलाफ क्या करना चाहिए। जैसे रनिंग कर्मचारियों के बक्से पर खत्म करने का मामला है या 1% मैन पावर खत्म करने की बात है। स्टेशन मास्टरों के जो ड्यूटी वर्क के मामले हैं, स्टेशन मास्टर्स के जो है पैनल वर्किंग है वहाँ 2 स्टेशन मास्टर होने का मामला है। इसी तरह से जो ट्रैक मेंटेनर्स हैं उनसे जहाँ टट्टी पड़ी रहती है उत्पादन सफाई करके काम कराया जाता है। जो कैटल रन ओवर हो जाते हैं उनको उठाने का मामला है। तो ये सब मामले जो है तय किए जाते हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी RD यादव ने बताया कि तमाम समस्याएं सरकार के सामने रखी गई हैं। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन के वार्षिक अधिवेशन में बड़ी संख्या में वर्करों ने हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय नेताओं का स्वागत भी किया गया। खेत में महिला के समाधि लिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित महिला द्वारा समाधि लिए जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जहां पर राज विभाग की टीम ने पीड़ित महिला से वार्ता की और उसकी जमीन की पैमाइश करना शुरू कर दिया। आगरा के थाना सिकंदरा के बाईपुर का मामला। खेत में महिला के समाधि लिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित महिला द्वारा समाधि लिए जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जहां पर राज विभाग की टीम ने पीड़िता महिला से वार्ता की और उसकी जमीन की पैमाइश करना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि जब उसकी जमीन की शिकायत और उसे दबंगों से मुक्त बनाने की गुहार पर किसी ने सुनवाई नहीं की तो उसने अपनी ही जमीन में समाधि लेने का निर्णय लिया था और उसने समाधि ले ली। पीड़ित महिला का कहना है कि यह खेत उसका है और उस पर अश्वनी यादव ने कब्जा कर रखा है। जब वो खेत के काम करने आती थी तो उसे मार कर भगा देता था। पिछले 4 साल से वो अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने अपनी जमीन में समाधि ले ली। पीड़ित महिला का कहना है कि आज प्रशासन उसकी पूरी पेट की सफाई कर रहा है। बस पैमाइश के बाद उसकी जमीन उसकी हो जाएगी। इसके बाद दबंगों के खिलाफ शिकायत दी थी कि जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। पिछले 4 साल से दबंगों ने उसे अपने खेत में काम तक नहीं करने दिया। भूमाफियाओं द्वारा अपनी ही खेतों पर कब्जे के विरोध में समाधि लेने वाली प्रेमलता जी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी घंटे तक ये ज़मीन के अंदर ही रही, उसके बाद में अब प्रशासनिक अमला जगह है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर राजस्व और पुलिस के अधिकारी पहुँचे और इनके खेत की पैमाइश भी कराई जा रही है। प्रेमलता से ही जानेंगे कि क्या ये पूरा मसला था और आपको समाधि लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी। 4 साल से मैं अधिकारियों के चक्कर काट रही थी, जो बार बार आके मेरी दीवार तोड़ जाते हैं। खेत में लगवाती हूँ तो मेड़ तोड़ती हूँ, बनाती हूँ तो मेड़ तोड़ देते हैं। मैंने नपवा के दीवार JCB से खुदवाई और फिर जो कल आके जो सवरे भाई कर्नल अश्वनी कुमार, शांत कुमार, सुरेंद्र, गजेंद्र और जे प्रवीण, ये सवरे भाई ने मिले के भतीजे ने कल फिर मेरी बंद करा दी। तब मुझे समाधि लेनी पड़ी। मनी अब मैं तो मरूंगी बच्चन सब। ये तो इतने दिनों से आप अधिकारियों चक्कर लगा रहे थे। 4 साल से 4 साल कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर अधिकारी आए हैं, प्रशासन और पुलिस के भी अधिकारी हैं। उम्मीद है अब नाप कर रहे हैं। अब आए वही नाप कर रहे हैं खेत की। अब संतुष्ट है जो कार्रवाई हो रही है? हाँ, कार्रवाई है जाएगी, संतुष्ट रहूंगी। कहीं ना कहीं समझा जा सकता है 4 साल से प्रेमलता पूरी तरह से परेशान थी और कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के यहाँ खा रही थी। अब मीडिया में ये खबर सुर्खियां बनने के बाद में कहीं ना कहीं प्रशासन की नींद जगी है और यहाँ पर प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे। प्रेमलता की ज़मीन की यहाँ पर पैमाइश कराई जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अधिकारी हैं, यहाँ पर लेखपाल, तमाम राजस्व से जुड़े अधिकारी हैं जो इनकी जो ज़मीन है
जिसे यहाँ पर नींव खोदी गई थी, उसके बाद में बताया जा रहा है भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा कर लिया था। अब इस ज़मीन की पैमाइश कराई जा रही है। मेरे सामने आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आपको पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी नज़र आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौके पर पहुँचे, कोई विवाद की स्थिति ना हो, कहीं ना कहीं भूमाफिया फिर यहाँ पर दबंगई ना दिखाए, इसे लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रेमलता की ज़मीन की पैमाइश कराई जा रही है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ विकास यादव। शमशाबाद कस्बे में बहुजन समाज पार्टी के 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बूथ स्तर नियुक्त किए गए सेक्टर प्रभारियों की बैठक ली गई और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। त्योहारी सीजन के बाद आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बजने वाला है, जिसे लेकर पार्टियां लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर पर जाकर संवाद स्थापित करने में लगी हैं। बूथ स्तर पर मजबूती को लेकर बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। पार्टी पदाधिकारी लगातार बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कार्य कर रहे हैं। शुक्रवार को धमेना रोड स्थित प्रकाश गार्डन में बहुजन समाज पार्टी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें विधानसभा के 17 सेक्टरों से सेक्टर अध्यक्षों के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। मजबूत किया जा रहा है। ये हमारे बूथ और सेक्टर की जो टीमें हैं, ये प्रशिक्षण है उन सभी के लिए। आगामी जो इलेक्शन है, हमारा लक्ष्य है 100% बूथों से हमारी संगठन जीत के आए, बहुजन समाज पार्टी जीत के आए। क्या कुछ निर्देश है गांव में, किस तरीके से जो पार्टी की नीतियाँ हैं तो उनको कुछ बताने के लिए लोगों को कहा गया है, किस तरीके से गाइड किया गया है? देखिए, हमारे सभी लोग आज जो यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी देर से चर्चा पर चर्चा रही है, हाजिरी हुई है और सभी लोगों को समझाया गया है कि जो लक्ष्य है उसको देखते हुए हमको काम करना है। कितने सेक्टर और कितने सेक्टर बनाए गए हैं पार्टी की तरफ से? देखिए, आज 17 सेक्टर का एक कैडर है और उसके बाद 17 सेक्टर का दोबारा कैडर। आने क्या लगता है, किस तरीके का जनता का रुझान? हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे फतेहाबाद। हमारी पार्टी का, बसपा पार्टी का 1 दिवसीय कैडर कैंप था, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। उनको बताया गया था कि 2022 विधानसभा की चुनाव की तैयारी के बारे में अवगत करा गया था। अपना बूथ मजबूत रखना है, यह सभी अपने कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। कितने सेक्टर बनाए गए हैं? हमारे विधानसभा में 35 सेक्टर है और आज हमने सिर्फ शमशाबाद ब्लॉक का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया है। भारी तादाद में कार्यकर्ता आए हुए हैं, सभी में जोश भरा हुआ है। और 22 में क्या लगता है? 22 में हमारी सरकार बनेगी और चुनाव भी जीतेगी। धन्यवाद। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर गोरेलाल जाटव रहे। पार्टी पदाधिकारियों ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर उनमें जोश भरा। साथ ही फतेहाबाद विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी शैलू जादौन ने बताया कि आने वाले चुनाव में बसपा का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मजबूती से काम करेगा। इसके अलावा बसपा प्रत्याशी ने आगामी विधानसभा चुनाव में फतेहाबाद विधानसभा से सर्व समाज के समर्थन से जीत दर्ज कराने का दावा किया है, जिसे लेकर प्रत्याशी शैलू जादौन द्वारा फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर लोगों के जनसंपर्क किया जा रहा है। सरकार द्वारा दी जाने वाली ऋण योजनाओं में गति लाने के उद्देश्य से शुक्रवार को केनरा बैंक में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस दौरान वित्त मंत्रालय वित्त सेवा विभाग के द्वारा भारतीय आर्थिक क्षेत्र एवं सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में धीमी ऋण प्रवाह के अंतर्गत गति प्रदान करने को लेकर तमाम सुझाव दिए गए। मैं सीडीओ आगरा बोल रहा हूँ। आज आगरा में लोन का बहुत बड़ा लोन मेला आयोजित किया है, इसमें 24 बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है। कैनरा बैंक इसमें लीड बैंक है। आज का प्लान है कम से कम वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन वर्थ ऑफ 202 करोड़ का लोन हम लोग दे रहा है। इसमें मुद्रा का लोन है, NRLM का महिला स्वयंसेवक समूह का लोन है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स का लोन है, कृषि का लोन है, दूध उत्पादन का है, मछली पालन का है। इसी तरह का कई प्रकार का लोन का एक साथ हम लोग जोड़ कर जो भी एप्लीकेशन था उसकी समय सीमा के अंदर गुणवत्ता रूप में डिस्पोज कराकर आज हम लोग 200 करोड़ के अधिक से लोन आज वितरण कर रहा है। और भी हमारा टारगेट है इस साल के अंदर इस वित्तीय वर्ष में हम जो भी करना है वो हम लोग जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे। आज का इधर आगरा डिस्ट्रिक्ट का क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है, उसमें अभी तक हमारा 202 करोड़ का लोन का सैंक्शन हो गया है। इसमें आगरा डिस्ट्रिक्ट का जो CD रेशियो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो थोड़ा कम में अभी 62% में है। ये बढ़ाने के लिए और हमारा आज का इधर का लक्ष्य है
कि जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके जानकारी हमारा जो पब्लिक है उसके लिए दे देंगे। उसके अलावा एक कोविड की वजह से कुछ लॉकडाउन हो गया है, सो लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने के लिए और उसका जानकारी करने के लिए आगरा डिस्ट्रिक्ट में आज इधर कैनरा बैंक लीड बैंक के हिसाब से लोन आउटरीच प्रोग्राम हमने रखे हैं। इसमें ज़्यादा हमारा लोन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उसके अलावा हमारा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम DAC का सभी का उनका अधिकारियों आके उनका स्कीम के बारे में एक्सप्लेन भी करेंगी ताकि वो पब्लिक के लिए और ग्राहकों के लिए लोन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और उसके बहुत ज़्यादा सब्सिडी स्कीम भी है, इंटरेस्ट कंसेशन भी है, वो भी हमारा इस मेला में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसको ज़्यादा लोन देने के लिए हम उधर फैसिलिटेशन कर देंगे। फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। शिकोहाबाद नगर के एटा चौराहे को लेकर प्रतापपुरा चौराहे की तरफ जाने वाली सर्विस रोड कई महीनों से बदहाल स्थिति में है। जब इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप यादव को हुई तो उन्होंने वहां पहुंचकर अधिकारियों से बात कर सबसे पहले नाला निर्माण कराने की बात कही। MLC का कहना था कि सबसे पहले नाले का निर्माण कराया जाए, क्योंकि जब तक नाले का निर्माण नहीं होगा तब तक सड़क बनने का कोई फायदा नहीं। शिकोहाबाद नगर के एटा चौराहे को लेकर प्रतापपुरा चौराहे की तरफ जाने वाली सर्विस रोड कई महीनों से बदहाल स्थिति में चल रही है। शुक्रवार को NHI के अधिकारियों द्वारा सर्विस रोड के डामरीकरण के लिए कार्य शुरू किया गया था। जब इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप यादव को हुई तो उन्होंने वहां पहुंचकर अधिकारियों से बात कर सबसे पहले नाला निर्माण कराने की बात कही, जिस पर NHI के अधिकारियों द्वारा नाला निर्माण उनके द्वारा न कराए जाने की बात कहते हुए केवल सर्विस रोड का निर्माण व डामरीकरण ही करने की बात कही। जिसके बाद NHI के सीनियर इंजीनियर संजय काले तथा MLC के मध्य काफी देर तक हॉट टॉक हुई। साथ ही दिलीप यादव ने उनको नाले में उतारने तक की धमकी दे डाली, साथ ही कार्यों को रुकवा दिया। MLC का कहना था कि सबसे पहले नाले का निर्माण कराया जाए, क्योंकि जब तक नाले का निर्माण नहीं होगा तब तक सड़क बनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नाला नीचा होने से जल भराव की स्थिति फिर से पैदा हो जाएगी तथा सड़क फिर से गड्ढों में तब्दील हो जाएगी। यहाँ ये मालूम पड़ा ये काम शुरू कर रहे हैं एटा चौराहे पे। हम लोगों ने 1 महीने पहले लगभग धरना दिया था। तो यहाँ जो सर्विस लाइन है NHI वालों नहीं बनाई, IRB पर टेंडर है, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी IRB की है। तो हमने यहाँ बस्ती के लोगों का सबका कहना है, हम भी इनके सबके साथ हैं कि पहले नाली बने, नाला बने, नाले में पानी की निकासी हो, उसके बाद हम यहाँ सड़क बने। अभी सड़क बना देंगे, सड़क टूट जाएगी 15 दिन में 10 दिन में, पानी उसके ऊपर आ जाएगा। बरसात का पानी और बस्ती का पानी निकलने का रास्ता है ही नहीं। और आप टोल पूरा ले रहे हैं, पैसा पूरा ले लिया NHI ने, IRB को पूरा पैसा दे दिया है, इनकी पूरी जिम्मेदारी है। ये बनाया नगर पालिका बना, हमसे क्या मतलब, पब्लिक से क्या मतलब है? पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के हित में लगना चाहिए। और यहाँ टोल ले रहे हैं, दोनों जगह पूरा टोल ले रहे हैं। सड़क सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है, लोग गिर रहे हैं। यहाँ पर बस्ती वाले गिर जाते हैं, बेटियां गिर जाती हैं, बहुएं गिर जाती हैं, बच्चे पढ़ने वाले गिर जाते हैं। कौन जिम्मेदार होगा? इस गंदगी की वजह से मोहल्ले में डेंगू फैल रहा है। डेंगू में लोग हजारों लाखों रुपया अस्पताल में दे रहे हैं, इलाज कराने में दे रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसीलिए हम लोग यहाँ काम रुकवा दिया, बैठे हैं सभी लोग। संजय कौले IRB का अधिकारी वो भी बैठे, हमने इनसे कहा है हम तो पानी में बैठा लेंगे, हम भी बैठेंगे तुम्हारे साथ, महिलाएं सब बैठेंगी। जब पहले नाली बनाइए तब ये सड़क बनाएंगे, वरना यहाँ काम नहीं चलने देंगे।
इधर विधान परिषद सदस्य दिलीप यादव अन्य सपा कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठे एवं उनके साथ में आसपास के मोहल्लों की महिलाएं व अन्य लोग भी आकर धरने में शामिल हो गए। एमएलसी का कहना था कि जनहित में लोगों की सुविधा को देखते हुए पहले नाला निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, इसके बाद ही सड़क बनाई जाए। वहीं एनएचआई के सीनियर इंजीनियर संजय काले का कहना था कि नाले का निर्माण नगर पालिका के अधीन आता है, जिसे वह नहीं करवाएंगे। इस सर्विस रोड के नाले का निर्माण नगर पालिका को कराना चाहिए। ये कौन बनाएगा नाली? अब ये हाईवे का पानी का निकासी का जवाबदारी हाईवे की रहती है, तो जो नाला बना है तो हाईवे के लिए है। अभी जो गांव का पानी आ रहा है वो गांव का पानी की निकासी के लिए नगर पालिका नाला बना रही है, अभी तक तो बनाया नहीं है। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हमने एस्टीमेट फॉरवर्ड किया है, एस्टीमेट अप्रूव होने के बाद में हम नाला बनाएंगे। आईआरबी नहीं बनाएगी इसे नाला के? आईआरबी जो नाला बनाए उसको मेंटेन करेगी। वहीं एनएचआई के अधिकारियों द्वारा अपने सीनियर अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी दे दी गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव डॉक्टर मनोज यादव के अलावा अतुल सिकेरा, सभासद पंचम सिंह उर्फ पंछी यादव के अलावा मोहल्ले के पुरुष और महिलाएं शामिल थी। फिरोजाबाद में स्कूटी का टायर फटने से सवार महिला की सड़क पर गिरने से मौत हो गई। वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस शिकोहाबाद लेकर आई। थाना सिरसागंज क्षेत्र के NH2 के गांव मलापुर गांव की घटना। फिरोजाबाद में स्कूटी का टायर फटने से सवार महिला की सड़क पर गिरने से हुई दर्दनाक मौत। आपको बता दें कि फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के NH2 का गांव मलपुरा के पास भिंड से शिकोहाबाद आ रहे स्कूटी सवार पति पत्नी की अचानक स्कूटी का टायर फटने से सवार महिला की सड़क पर गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। स्कूटी से कहीं जा रहे थे अपने घर पर और इनका कहीं हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है। ये हमारे यहाँ 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लाए गए, जिसमें महिला मृत पाई गई और उनके पति का एक पैर में फ्रैक्चर है। उनको हमने जिला अस्पताल के लिए फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस व पुलिस ने दोनों लोगों को शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल पति को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल फिरोजाबाद में भेज दिया। आगरा जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर गांव पट्टी पचगाई पीने के लिए पानी को तरस रहा है। गांव पट्टी पचगाई में ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जो पानी मिल रहा है वह पीने लायक नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता सोनवीर सिंह ने गांव पट्टी पचगाई में जाकर पानी की समस्या का जायजा लिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आगरा जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर गांव पट्टी पचगाई पीने के लिए पानी को तरस रहा है। गांव के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण प्रभावित गांव में विकलांग बच्चे, बुजुर्गों के पैरों में दर्द, नई उम्र में युवा भी बुजुर्ग जैसा खुद को महसूस करने लगे हैं। इसके लिए योगी सरकार ने एक मोटा बजट खर्च किया। 4.5 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करके गांव में एक पानी की टंकी बनाई, जिससे प्रभावित तकरीबन 4 गांवों को पानी सप्लाई देने की बात कही गई थी। लेकिन आज भी गांव पट्टी पचगाई में ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा। जो मिल रहा है वह भी पीने लायक नहीं है। हमारे गांव में फ्लोराइड के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, पर लेकिन उस समस्या का निजात दिलाने के लिए सरकार वालों ने पानी की व्यवस्था करने की कोशिश की थी और उन्होंने ये काम किया भी था। उन्होंने खीरे से लेकर हमारे गांव तक पानी पाइपलाइन बिछाई, पर लेकिन उस पानी से आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाया, क्योंकि जो पानी आ रहा है वहाँ से उस पानी में बहुत सारा मतलब कीटाणु वगैरह आ रहे हैं, मतलब कुछ मतलब पीने लायक पानी तो है ही नहीं बिल्कुल भी वो। तो आज अब कैसे पी रहे हैं आप लोग, यहाँ पानी कैसे पीते हैं? वो तो जैसे पहले चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है। इस पानी को तो कोई पी नहीं रहा है, मतलब खाली बर्तन धोने के योग्य, मतलब जैसा भी है वैसे यूज़ में ला रहे हैं, मतलब पीने तो कोई यूज़ नहीं कर रहा है इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ से वो आ रहा है। हमने कई बार कह रखी है, प्रधान से भी कह रखी है, वो बोल रहे हैं उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। अब ऊपर जाके बोलो, ऊपर किसे जाके बोलें? कहाँ रहते हैं आप, कौन सा गाँव? पट्टी पचगाई घड़ी ठाकुरदास। आपके यहाँ पानी की समस्या है, तो अब ऐसे में क्या निजात मिली है आप लोगों को? पानी आता है पर थोड़ा थोड़ा आता है, नल में उनके नल उन्हें मिलवा आता ही नहीं है बिल्कुल। पानी कैसा है आपके यहाँ? पानी तो भोर आटा भाई आटा सब टेढ़े में हरे दर्द है, घोटू सब चीज़ है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक योजना लाई गई थी आपके गांव के लिए, तो क्या उसका कोई असर हुआ है? नहीं, कोई असर नहीं है। तो आपके गांव में एक टंकी बनाई गई है आप लोगों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए, उसका लाभ मिल रहा है? नहीं, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। पानी चालू हो गया, टंकी चालू तो हो गई, पर पानी आया कहाँ नल में? नहीं आता है। नहीं। मान लो आता भी है तो कैसा आता है? अरे कभी कभार आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, गंदा खंदा आता है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं टंकी का।
कल विधायक जी ने भी कहा है कि मतलब पानी की समस्या से निजात मिली है जो गांव प्रभावित। नहीं कुछ नहीं मिला है। यहाँ क्या है? नहीं कोई विधायक जी ने कोई कुछ नहीं मिला। वहाँ बैठे कह जो भी नहीं मिले, यहाँ तो कुछ भी ना आया तो ना मिला। कितने गांव प्रभावित हैं आप लोगों के यहाँ? हमारा तो पीड़ित हमारा ही काम ज़्यादा है। और कितने गांव? 2-3 गांव बताते हैं कौन ये पचेगा ही है, खेड़ा है, तीनों गाँव में ही है। यहाँ परेशानी है? हमारे यहाँ परेशानी पहुँच जाए सोसाइटी। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता सोनवीर सिंह ने गांव पट्टी पचगाई में जाकर पानी की समस्या का जायजा लिया तो ज्यादातर लोगों का गुस्सा देखने को मिला। लोगों का कहना था कि उनके गांव में आज भी पानी की समस्या खत्म नहीं हुई है। गरीब लोगों को आज भी फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी है आगरा के पट्टी पचगाई गांव में, जहां हम आपको एक ऐसी समस्या से रूबरू कराएंगे जो बरसों पुरानी है। यहां के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं और पिछले कई दशकों से ये समस्या यहां बनी हुई है। लोगों को इसकी वजह से बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे भी दिव्यांग पैदा होते हैं। यहां लोगों को इस पानी से राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां सरकार की 4.5 करोड़ रुपए की एक योजना के तहत टंकी बनवाई गई और टंकी से जो पानी आज मिल रहा है, लोग इस पानी को लेकर क्या बोले हैं, लोगों से हमने बातचीत की है और जानने का प्रयास किया है कि आखिर 4.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से तैयार हुई टंकी का पानी अब लोगों को कितनी राहत दे रहा है। अपने साथी योगेंद्र चौधरी के साथ सोनवीर, मून न्यूज, आगरा। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा मिशन शक्ति के तहत 1 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम शुक्रवार को ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा मिशन शक्ति के तहत 1 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम शुक्रवार को ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभागी छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का दर्शन कर खूब तालियां बटोरी। प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनी यादव, जिला युवा कल्याण अधिकारी विकास यादव ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। के अंदर किस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? ज्ञानदीप में आज युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो जिला में इसके युवा कल्याण का जो प्रकोष्ठ है उसके द्वारा यहाँ पर जनपद में ग्रामीण और शहरी हर प्रकार के बच्चे स्कूलों से आ रहे हैं, वैसे भी आ रहे हैं और इनकी प्रतियोगिताएं हैं जो टोटली भारतीय लोक नृत्य, लोक संगीत, वोकल, वादन, राग और इन्हीं चीज़ों पर आधारित है। इसके बाद ये बच्चे डिस्ट्रिक्ट पर अगर चयनित होते हैं तो मंडल पे और मंडल पर चयनित होते हैं तो जोन पे और इसके बाद प्रदेश स्तर तक जाएंगे। हर साल ये प्रतियोगिताएं होती हैं। बड़ा सौभाग्य कि पिछले 4 वर्षों से ज्ञानदीप में ये प्रतियोगिताएं होती हैं। ज्ञानदीप में ये युवा उत्सव कार्यक्रम है। इसमें 15 से 29 वर्ष के युवक युवतियाँ विभिन्न विधाओं में, इसमें 18 विधाएं निर्धारित हैं, उसमें प्रतिभाग किया गया है। इसमें जो विजयी प्रतिभागी हैं ये मंडल, जोन, स्टेट और नेशनल तक का इसमें व्यवस्था है। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतियोगिताएं होती हैं जो हर प्रत्येक वर्ष 12 से 15 जनवरी के बीच में करवाई जाती हैं। तो इन लोगों को एक अच्छा प्लेटफार्म उपलब्ध हो जाता है ताकि ये अपने क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकें। सर कितने स्कूल प्रतिभाग कर रहे हैं इसमें? सर इसमें बच्चों को लगभग 100 बच्चों का हमने एस्टीमेट बनाया था। तो लगभग 125 से लेकर 150 तक बच्चे हमारे हो जाएंगे और चूँकि एक विधा में एक ही टीम या एक ही सेलेक्ट होगी, उनको कुछ इस तरीके के काम दिया जाएगा। जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यक्रम में लोक नृत्य, लोकगीत, एकांकी, क्लासिकल वोकल, कर्नाटक वोकल, सितार वादन, बांसुरी वादन आदि प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। दर्शकों ने प्रतिभागियों की प्रतिभा पर तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। विद्यालय की निर्णायक मंडल में वर्षा पांडे और डॉक्टर सिमरानी उपस्थित रहीं। विजयी प्रतिभागों को जिला युवा कल्याण अधिकारी ने उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी रामवरण, मोहित यादव और योगेश उपाध्याय के अलावा विभिन्न विद्यालयों से छात्राओं के साथ आई शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। वहीं कार्यक्रम का संचालन के गुप्ता ने किया। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे के बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।